अब जो क्वेश्चन आपका जो पोर्शन दिया गया है यहाँ पे आप पढ़ेंगे परासरण दाब। परासरण की परिभाषा आप देख चुके थे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, परासरण दाब की परिभाषा पूछी गई। किसकी परिभाषा पूछी गई है, परासरण दाब। अब हमें मालूम होना चाहिए कि परासरण दाब है क्या, इसका मापन कैसे किया जाता है। तो किसी विलयन को विलायक से, आप देख रहे थे बीच में ये क्या लगी हुई थी आपकी अर्धपारगम झिल्ली। एक साइड क्या भरा हुआ था इसमें, एक साइड भरा हुआ था आपका विलयन और दूसरी साइड हम किसको ले रहे थे, शुद्ध विलायक को ले रहे थे। किसको ले रहे थे, शुद्ध विलायक को। तो ये क्या हो जाएगा आपका शुद्ध विलायक। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से कैसा रखा जाता है, जब पृथक रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, पृथक रखा जाता है, यानी अलग रखा जाता है। किसकी क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जब अलग रखा जाता है तो विलयन पर हमें बाहर से क्या लगाना पड़ता है, एक दाब लगाना पड़ता है। विलयन पर क्या लगाना पड़ता है, एक बाहरी दाब, यानी बाहर से जो दाब आरोपित करेंगे उसे हम बाहरी दाब कहेंगे। तो विलयन पर जो हमें बाहरी दाब आरोपित करना पड़ता है, उस बाहरी दाब को ही आप किस नाम से जानते हैं, परासरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, परासरण के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी। इसमें आप कहेंगे कि जब विलयन को शुद्ध विलायक से अर्धपारगम झिल्ली से कैसे रखते हैं, अलग रखते हैं। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जब विलयन को शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है तो हमें विलयन पर जो बाहरी यानी बाहर से जो दाब आरोपित करना पड़ता है, उस बाहरी दाब को ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और यदि परासरण दाब के संकेत की बात करें तो इसको हम किससे प्रेषित कहते हैं, पाई से प्रेषित कहते हैं। किससे प्रेषित कहते हैं, पाई से। तो ये हो जाएगा आपका परासरण दाब का संकेत हो जाएगा। इसके पश्चात यदि हम देखें तो परासरण दाब का मापन करने के लिए यहाँ पर दो वैज्ञानिक हुए हैं। एक वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा बर्कले और दूसरे वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके हार्टले हो जाएंगे। माने बर्कले और हार्टले नामक दो वैज्ञानिक हुए हैं जिनके द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की एक विधि बताई गई, जिसे हम वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही बर्कले हार्टले की विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, बर्कले हार्टले की विधि कहते हैं। इसकी सहायता से हमें क्या करना है, परासरण दाब को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर एक डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। डायग्राम में आप देखेंगे इसमें हम दो समकेंद्रित नलियों का उपयोग करेंगे। तो पहली आपकी एक नली ये हो जाएगी, इसी के साथ यहाँ पे आप बनाएंगे एक और दूसरी नली, ये आपकी एक दूसरी नली हो जाएगी। इसकी संरचना ठीक उसी प्रकार है जैसे पेन के अंदर क्या लगी होती है, रिफिल लगी होती है। तो आपने देखा होगा पेन के चारों ओर का जो आवरण होगा वो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे दूर से तो ऐसे ही दिखाई देगा ना, और बीच में जो आपकी रिफिल की कंडीशन रहती है वो ऐसी रहेगी। माने आपको लगेगा कि तीन नलियां हैं, तीन नहीं हैं, दो नलियां हैं। एक नली अंदर वाली और उसी के चारों ओर ये जो आपको दूसरे कलर से दिखाई दे रही है उसी के चारों ओर है। तो इसमें आपने ये दो नलियां बना ली। अब इस नली में जो अंदर वाली नली है, इस नली का ये वाला जो सिरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, केस नली कहते हैं। क्या कहते हैं, केस नली कहते हैं। और इसके दूसरी साइड आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक पात्र यहाँ पर जुड़ा होता है। ये पात्र पानी के लिए यहाँ पे लगाया जाता है और पात्र के साथ साथ इसमें एक कीप लगी होती है। इस कीप को हम क्या कहते हैं, टोंटीदार कीप कहते हैं। कौन सी कीप कहते हैं, टोंटीदार कीप कहते हैं। अब बाकी की अपनी ये नली, अभी ये तो एक ही नली में हो गया। एक नली में आपने देखा अंदर वाली नली में एक और केस नली है और एक और क्या लगी है, एक टोंटीदार कीप लगी हुई है। अब जो बाहर वाली जो नली होती है, बाहर वाली नली में यदि आप यहाँ पर देखें तो एक संरचना होती है। ये यहाँ पे अपना ये जो स्थिति रहेगी ये आपकी ऐसी रहेगी, खुली रहेगी। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लगा रहेगा, पिस्टन लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, ये पिस्टन। इसको हम नाम क्या दे देंगे, पिस्टन नाम दे देंगे। और पिस्टन के साथ यहाँ पर आपका एक संकेत ये जो बना है, ये संकेत किसका हो जाएगा, दाब मापी का संकेत हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दाब मापी का। बाहर वाली जो आपकी जो ये बाहरी जो नली दी गई है,
इस बाहरी वाली नली में किसको भर दिया जाता है? विलयन को भर दिया जाता है। किसको भर दिया जाता है? विलयन को। तो नीचे वाले पोर्शन में भी क्या होगा? इसमें भी हमारा क्या उपस्थित होगा? विलयन होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन एक ही है। और अंदर वाली नली में क्या भर दिया जाता है? अंदर वाली नली में विलायक भर दिया जाता है। किसको ले लेते हैं? विलायक को ले लेते हैं। ये अपना डायग्राम बन के कम्प्लीट हो गया, ग्राफिकल डायग्राम बना है। यहाँ पर बीच में यदि आप देखेंगे तो ये जो लगी हुई है ये क्या हो जाएगी? हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली हो जाएगी। ये जो बीच में ये जो कंडीशन है ये आपकी कौन सी हो जाएगी? अर्ध पारगम्य झिल्ली की हो जाएगी। तो जब हम डायग्राम की रचना देखेंगे तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें दो सम केंद्रित नलियाँ होती हैं। सम केंद्रित, जिन नलियों के केंद्र कैसे हों? समान। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सम केंद्रित नलियाँ होती हैं। माने बाहर वाली नली का यदि आप केंद्र देखेंगे तो यहीं पे बीच में मिलेगा, और अंदर वाली नली का भी जब आप केंद्र देखेंगे तो वो भी हमें बीच में ही मिलेगा। तो इसमें आप कहेंगे इसमें दो सम केंद्रित नलियाँ होती हैं, जिसमें अंदर वाली नली, इसकी बात कर रहे हैं। अंदर वाली नली के एक ओर क्या होती है? केस नली होती है, और दूसरी ओर क्या लगी होती है? कि टोंटीदार कीप लगी होती है। यहाँ पे जल भरा होता है, इस टोंटी को खोल देंगे तो आवश्यकता के अनुसार इसमें नीचे की ओर जल आ जाएगा। तो दूसरी ओर इसमें क्या लगी होती है? एक टोंटीदार कीप लगी होती है। अब इसके बाद यदि देखा जाए तो इसमें गन मेटल मिश्र धातु की बनी एक बाहरी नली होती है। ये जो बाहरी जो नली लगाई गई है, ये बाहरी नली किसकी बनाई गई है? गन मेटल नामक। अब जो गन मेटल होती है ये किस प्रकार की धातु होती है? ये एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। दो या दो से अधिक धातुओं को किसी निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो जो धातु हमें प्राप्त होती है उस धातु को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? बाहर वाली नली को गन मेटल मिश्र धातु से क्या किया जाता है? तैयार कर दिया जाता है। और जो बाहर वाली नली होती है, बाहर वाली नली में एक क्या लगा होता है? पिस्टन, जो कैसा होता है? घर्षण रहित होता है, जो संभव नहीं है। मान लिया जाता है लेकिन घर्षण रहित पिस्टन संभव नहीं होता, क्योंकि जब घर्षण रहित होगा तो वो पिस्टन की भांति व्यवहार ही नहीं करेगा। तो एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के साथ में एक क्या लगा होता है? दाब मापी लगा होता है। इसी दाब मापी की सहायता से हमें दाब का मान ज्ञात करना होता है। और अंदर वाली नली में किसको भर दिया जाता है? शुद्ध विलायक यानी जल को भर दिया जाता है। और बाहर वाली नली में उस विलयन को भर दिया जाता है जिस विलयन का हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। कोई भी हम वो विलयन ले लेंगे जिसका हमें क्या करना हो? परासरण दाब ज्ञात करना हो, तो उस विलयन को हम कहाँ पे भर देंगे? बाहर वाली नली में। ये आपके डायग्राम की क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। माने इतना हमें डायग्राम में इतना कुछ देखना है और उसको लिखना है। जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम सबने लिख दिया। इसमें आपने देखा कि इसमें कांच की दो क्या होती हैं? समकेंद्रित नलियाँ होती हैं, जिस पर भीतरी विधि पर तैयार यदि हम देखें तो विद्युत विधि से तैयार ये कौन सी झिल्ली लगी होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होती है। और अंदर वाली नली के एक ओर क्या होता है? एक केस नली होती है, दूसरी ओर इसमें क्या लगी होती है? एक टोंटीदार कीप लगी होती है। बाहर वाली नली जो होती है ये गन मेटल नामक मिश्र धातु की बनी होती है, और इसमें एक क्या लगा होता है? घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है, और साथ में क्या लगा होता है? दाब मापी लगा होता है। अंदर वाली नली में शुद्ध विलायक भर दिया जाता है, और बाहर वाली नली में वह विलयन भर दिया जाता है जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना हो। इसके बाद हमें देखनी है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि माने ये काम किस प्रकार से करती है? कार्यविधि को ही आप क्या कह सकते हैं? उसकी क्रियाविधि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रियाविधि। माने वो काम करने का जो उसका तरीका रहेगा उसको आप देखेंगे। तो हमने क्या किया देखें आप। सबसे पहले आपने अंदर वाली नली में विलायक को भर दिया, क्रियाविधि स्टार्ट हो जाएगी। अंदर वाली नली में आपने विलायक को ले लिया, और बाहर वाली नली में हमने किसका उपयोग किया है? विलयन का, जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। तो मान के चलिए विलायक की मात्रा हमने कितनी ली है? विलायक की मात्रा आपने इतनी ली है इस स्थान तक, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे सबसे पहले भीतर वाली जो नली होती है, अंदर वाली नली में क्या भर दिया जाता है? शुद्ध विलायक भर दिया जाता है, और उसका तल केस नली में नोट कर लिया जाता है। माने हमने इसमें जितना जल भरा है, मान के चलिए हमने इसमें जल भरा है, जल का स्तर यहाँ तक आ गया केस नली में, तो इस जल का जो स्तर होता है, इस जल के स्तर को क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले अंदर वाली नली में शुद्ध विलायक को भर दिया जाता है, और उसमें केस नली में, उसमें यानी केस नली में फिर क्या कर लिया जाता है? जल का तल नोट कर लिया जाता है। यानी स्थान देख लिया हमने कि यहाँ तक आ गया जल। इसके बाद यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? परासरण की क्रिया होती है। तो बाहर वाली नली में
ये भर दिया। अब क्या करेंगे आप, बाहर वाली नली में वह विलयन लेंगे जिसका आपको क्या करना है, पराशरण दाब ज्ञात करना है। इसमें तो अपन ने ब्लैक भर लिया और नोट कर लिया कि ये भैया केस नली में इस स्थान तक जल भर लिया। अब हमें जिस विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करना था उसको हमने बाहर वाली नली में भर दिया। अब हम क्या करते हैं, पराशरण के कारण अब यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे विलयन हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये बीच में क्या लगी है दोनों ओर अर्धपारगम झिल्ली, दोनों ओर का मतलब है चारों ओर, समझ रहे। यहाँ तो दोनों ओर ही दिखेगी लेकिन वो चारों ओर है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया स्टार्ट हो जाती है, पराशरण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये ब्लैक के कण किसकी ओर जाने लगते हैं, विलयन की ओर जाने लगते हैं। जब पराशरण की क्रिया होगी तो पराशरण में अपन ने पढ़ा है कि शुद्ध ब्लैक के कण स्वतः अपने आप गति करने लगते हैं अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए। तो इसमें से ब्लैक के कण गतिशील होंगे, कहाँ पर जाएंगे, विलयन की ओर जाएंगे। जब ये विलयन की ओर जाएंगे तो यहाँ तो टोंटी लगी है, ऊपर से तो जलवाना नहीं है, टोंटीदार की इसीलिए तो लगाई गई है। तो जैसे ही ये क्रिया पराशरण की स्टार्ट होती है तो जो केस नली होती है, केस नली में जल का तल नीचे की ओर गिरने लगता है। जितना जल यानी विलायक इस नली में से निकल करके बाहर वाली नली यानी विलयन वाले भाग में मिलता है, उतना जल का स्तर केस नली में नीचे की ओर गिर जाता है। ये बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, अब चूंकि बाहर वाली नली में ये क्या लगा हुआ है, अपना पिस्टन लगा हुआ है। अब हम क्या कहते हैं, पिस्टन पर इतना दाब आरोपित करते हैं, माने पिस्टन को अब हम दबाएंगे। अब चूंकि इसमें तो वही विलयन भरा हुआ है, जब हम पिस्टन को दबाएंगे तो पिस्टन दबाव किसके ऊपर लगाएगा, विलयन के ऊपर लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा, विलयन के ऊपर। तो जब पिस्टन के द्वारा विलयन पर क्या किया जाता है, दाब लगाया जाता है। दाब भी हमें कितना लगाना है, दाब इतना लगाना है कि केस नली में जो जल का तल था वो पुनः पूर्व स्थिति में पहुंच जाए। माने जितना हमने पहले नोट किया था, फिर पराशरण की क्रिया हुई थी तो जल का तल नीचे गया, फिर हमने क्या किया, पिस्टन पर विलयन पर पिस्टन के द्वारा दाब किस पर लगा रहे हैं, विलयन पर किसके द्वारा लगा रहे हैं, पिस्टन के द्वारा। तो विलयन पर अब पिस्टन के द्वारा इतना दाब आरोपित करते हैं कि केस, अब देखना दाब लगाएंगे तो ये विलयन नीचे की ओर जाएगा, तो जब नीचे की ओर जाएगा तो ये विलयन अर्धपारगम झिल्ली पे दाब लगाएगा, तो ये ब्लैक इस ओर आएगा यानी जलाएगा। तो इतना दाब आरोपित करते हैं कि केस नली में जल का तल पूर्व स्थिति में आ जाए, माने पहले जितना था उतनी ही अवस्था में फिर से आ जाए। तो साथ में अब दाब मापी लगा है। अब क्या कर लिया जाता है, पिस्टन पर आरोपित दाब को दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है कि अपने द्वारा विलयन पर पिस्टन के माध्यम से हमने कितना दाब आरोपित किया है, यानी कितना बल लगाया है, वो दाब हो जाएगा। उस दाब को ही हम क्या कहते हैं, पराशरण दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं, पराशरण दाब कहते हैं। तो ये हो जाएगा पराशरण दाब, ज्ञात हो गया। अब पराशरण दाब को ज्ञात करने के लिए इस विधि का यूज क्यों किया जाता है, इसका हमें क्या देखना है, महत्व देखना है, यानी क्या कारण है कि हम वैज्ञानिक बर्कले और हार्टले की विधि का यूज पराशरण दाब ज्ञात करने में करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो इस विधि के द्वारा जो पराशरण दाब हम ज्ञात करते हैं, ये पराशरण दाब ज्ञात करने में जो समय लगता है, समय कैसा होता है, कम। माने समय कैसा लगता है, कम। तो इस विधि के द्वारा विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करने में हमें कम समय लगता है, माने समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। साथ में दूसरा यदि आप यहाँ पे कारण देखें तो जो पिस्टन था, पिस्टन के द्वारा जो हम विलयन भर रहे थे बाहर वाली नली में, उस विलयन पर हमें अधिक दाब आरोपित नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है, अधिक दाब आरोपित नहीं करना पड़ता है। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि जब आप अधिक दाब आरोपित नहीं करेंगे तो बीच में जो अर्धपारगम झिल्ली लगी है, अर्धपारगम झिल्ली के फटने की संभावना भी कैसी होती है, कम होती है। तो इसमें आप कहेंगे कि एक तो पराशरण दाब ज्ञात करने में हमें कम समय लगता है, इसके साथ साथ जो हम विलयन यूज कर रहे थे उस विलयन पर हमें अधिक दाब आरोपित नहीं करना पड़ता है, जिससे अर्धपारगम झिल्ली के फटने की संभावनाएं कैसी होती हैं, कम होती हैं। और सबसे बड़ा लाभ ये हो जाएगा इसका कि इस विधि के द्वारा जिन विलयनों की सांद्रता कैसी है, उच्च है, माने अधिक सांद्रण या उच्च सांद्रण वाले विलयन, जैसे प्रोटीन हुआ,
स्टार्च हुआ, इनकी सांद्रता कैसी होती है? उच्च होती है, यानी अधिक होती है। तो इस विधि के द्वारा उच्च परासरण दाब वाले विलयनों का भी परासरण दाब आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे? इस विधि के लाभ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो अगला बिंदु हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें यदि हम देखें तो विधि में विलयन की जो सांद्रता होती है, सांद्रता बार बार परिवर्तित नहीं होती है। इस कारण जो परासरण दाब का जो मान होता है ये हमें एकदम सही प्राप्त होता है। माने ऐसा नहीं कि बीच में विलयन बदलता रहे, विलयन में परिवर्तन होता रहे उसकी सांद्रता में। विलयन में परिवर्तन होगा कब? जब विलायक के कण विलयन में जाएंगे तो सांद्रता कम होगी। तो उतना नहीं होता है, जितना आप यूज करेंगे उतना ही तो होगा, तो ज़्यादा नहीं होता है। इस कारण जो परिणाम प्राप्त होते हैं, परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं? हमें सही प्राप्त होते हैं। इस कारण वैज्ञानिक बर्कले हार्टले की विधि का उपयोग परासरण दाब ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका चित्र सहित इस विधि का वर्णन हो जाएगा। इसके पश्चात आप देखेंगे अगला जो इसी में पोर्शन दिया गया है, परासरण दाब जो आपका होता है। जैसे हम परासरण दाब पढ़ रहे थे, अब इस परासरण दाब का हमें क्या देखना है? जैविक महत्व देखना है। परासरण दाब का आप क्या देखेंगे? जैविक महत्व। माने परासरण दाब का जैविक महत्व किस प्रकार से होता है? तो परासरण और परासरण जो दाब होता है ये आप चाहे जीवों में देखें या फिर पेड़ पौधों में देखें, परासरण या परासरण दाब जो होता है ये जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों में भी कैसा होता है? आवश्यक होता है। आवश्यक क्यों होता है? माने इसकी अधिक आवश्यकता होती है। क्यों होती है? जैसे पेड़ पौधों में देखें हम, आपने बायोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कि जो जल के प्रकार होते हैं, कई प्रकार का जल पाया जाता है। सतही जल होता है, ऊपरी जल होता है, मृदा जल होता है, गुरुत्वीय जल होता है, केशिका जल होता है। तो जो पेड़ पौधे जो होते हैं ये पेड़ पौधे किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? केशिका जल को अवशोषित करते हैं। किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? केशिका जल को अवशोषित करते हैं। केशिका समझ रहे? जो मिट्टी होती है, मिट्टी के जो कण होते हैं, कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। उन रिक्त स्थानों में जो जल होता है वो एक स्तंभ के रूप में भरा होता है। माने ऐसा लगेगा जैसे पाइप में कोई पानी भरा हो। उसी जल को हम क्या कहते हैं? केशिका जल कहते हैं। जो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं केवल केशिका जल का ही उपयोग करती हैं। बड़ी बड़ी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पेड़ पौधे किस प्रकार के जल का यूज करते हैं? तो कौन सा जल हो जाएगा? केशिका जल। अब हम बात कर रहे हैं जैविक महत्व की। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये पेड़ पौधे किस प्रकार के जल का उपयोग करते हैं? केशिका जल का उपयोग करते हैं। किसकी क्रिया के कारण? परासरण दाब। माने यदि केशिका द्रव जो आपका होता है, केशिका जल यानी केशिका द्रव का यदि हम वायुमंडलीय दाब देखें तो लगभग कितना होता है? 5 ATM होता है। ATM माने एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडलीय दाब की यूनिट है। क्या हो जाएगी? वायुमंडलीय दाब की यूनिट। ये ATM वो नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो भी आपका होता है। तो जो पेड़ पौधों में जो केशिका द्रव होता है, इस केशिका द्रव का परासरण दाब कितना होता है? 5 ATM यानी 5 वायुमंडलीय होता है। इस दाब के कारण ही जो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें जमीन से जल को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। समझ रहे? माने हमें ये यहाँ पे ये समझ में आया कि पेड़ पौधे जमीन से जल को अवशोषित करते हैं। किसके कारण करते हैं? परासरण दाब के कारण। और जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना आरोपित किया जाता है? 5 वायुमंडलीय दाब आरोपित किया जाता है, जिसके कारण जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में से केशिका जल को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। इसके बाद यदि देखा जाए आगे तो रक्त का परासरण दाब जीवों के लिए यदि हम यहाँ पर देखें तो जो जीव होते हैं, जीवों में यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर जो रक्त होता है, इस रक्त का परासरण दाब कितना होता है? 8 वायुमंडलीय होता है। कितना होता है? 8 वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इस दाब के कारण ही यदि देखा जाए तो हृदय से जो रक्त का जो प्रवाह होता है वो कहाँ से होता है? हृदय से शरीर की ओर होता है। हृदय से कहाँ पे होता है? शरीर की ओर। हमारा जो हृदय होता है, हृदय एक केवल पंप की भांति व्यवहार करता है। पंप की भांति व्यवहार करता है माने ऊपर से जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त उसमें आता है, उसमें पंपिंग की क्रिया होती है। पंपिंग की क्रिया के कारण वो रक्त आगे की ओर निकाल लिया जाता है और फिर कहाँ चला जाता है? वो शरीर में। लेकिन इसके लिए भी जो दाब यूज किया जाता है वो आपका कितना होता है? रक्त का
ATM यानी रक्त का वायुमंडलीय दाब 8 ATM होता है। इसी दाब के कारण जो हृदय होता है, इस हृदय से रक्त कहाँ पर संचरित होता है, हमारे शरीर में संचरित होता है। तो ये कारण हो जाएगा। और पराशर दाब के कारण ही यदि अपन देखें तो पहले ही हम समझ चुके हैं कि पराशर जो दाब होता है, पराशर दाब के कारण यदि गेहूँ, चना, मटर, किशमिश आदि को जब हम जल में डालते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। वही पराशर वाली क्रिया हो गई। इसके पश्चात यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें कुछ विलयन समझने हैं। 3 प्रकार के विलयन यहाँ पे आप समझेंगे। सबसे पहला जो विलयन यहाँ पे हमारा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ये समपराशरी विलयन के नाम से बहुत कम पूछा जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक। समपराशरी विलयन या क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक। देखना नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान, आइसो यानी भी क्या होता है, समान। समपराशरी विलयन माने समान ताप पर जिन विलयनों का पराशर दाब समान होता है। समान ताप पर जिन विलयनों का पराशर दाब भी कैसा होता है, समान होता है, ऐसे विलयनों को ही हम क्या कहते हैं, समपराशरी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। माने टेम्परेचर समान होना चाहिए, टेम्परेचर में नो चेंजिंग, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके साथ जो पराशर दाब यानी ऑस्मोसिस जो प्रेशर होता है, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जो विलयन होगा उस विलयन को हम क्या कहेंगे, फिर समपराशरी विलयन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, आइसोटोनिक विलयन। और ऐसे विलयनों का प्रवेश जब इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में होता है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं होता। माने समझ जाए, इंजेक्शन लगवाने के लिए गए, आप गए, इंजेक्शन डॉक्टर ने लगा दिया और वो फ्री हो गया। अब आपको मालूम ही नहीं चला कि इंजेक्शन लगा है। समझ जाएं जो सॉल्यूशन था वो कौन सा था, समपराशरी था। इंजेक्शन के अंदर जो दवाई यूज की गई थी वो कौन सी थी, समपराशरी या आइसोटोनिक थी। अब मालूम चलेगा, अब बगल वाला भी सुनेगा कि इंजेक्शन लग रहा है। आगे के दो जो विलयन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक तो आपका होता है अल्प पराशरी विलयन। कौन सा विलयन हो जाएगा, अल्प पराशरी विलयन हो जाएगा। जो अल्प पराशरी विलयन होता है, अल्प पराशरी विलयन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक कहते हैं। अल्प पराशरी या क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। देखना सामने शब्द लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, अल्प। वे विलयन जिनका पराशर दाब दिए गए विलयनों के पराशर दाब से अल्प यानी कैसा होता है, कम। माने कोई हमें विलयन दिया जाएगा, उस विलयन का जो पराशर दाब होगा, विलयन का जो दाब होगा वो दिए गए पराशर दाब, यानी दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। एक तो पराशर दाब देखना पड़ेगा और दूसरा हमें क्या देखना होगा, विलयन। वे विलयन जिनका पराशर दाब दिए गए विलयन के पराशर दाब से या दिए गए विलयन से कैसा होता है, कम। कम होता है तो उसे हम अल्प पराशरी कहते हैं, और अधिक होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अति पराशरी कहेंगे। क्या कहेंगे, अति पराशरी। अति पराशरी को हम हाइपरटोनिक के नाम से जानते हैं। और जब इस प्रकार के द्रवों का प्रवेश इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें भी मालूम चलता है, बगल वाले को भी चलता है। ठीक है, माने यहाँ पर दर्द होता है, क्योंकि जो शांतता है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, समपराशरी विलयन यानी क्या हो जाएंगे, वे विलयन समान ताप पर जिन विलयनों का पराशर दाब कैसा होता है, समान। समान ताप पर विलयनों का पराशर कैसा है, दाब समान, तो समपराशरी हैं। और वे विलयन जिनका पराशर दाब विलयन के पराशर दाब से कम है तो उन्हें अल्प पराशरी कहते हैं। और वे विलयन जिनका पराशर दाब विलयन के पराशर दाब से अधिक होता है तो ऐसे विलयनों को हम अति पराशरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और जब समपराशरी जाता है शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पे होती है इन दोनों में। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो जो वानथॉप नाम के एक वैज्ञानिक हैं, वानथॉप भी लिखते हैं, वानथॉप। तो वानथॉप नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इनने क्या किया था, तनु विलयनों से संबंधित इनने बात बताई। किससे संबंधित बताई, तनु विलयनों से। माने इनने कहा कि विलयन पहले तो कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। तो वानथॉप ने तनु विलयनों से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हम वानथॉप का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वानथॉप का सिद्धांत। फिर ने एक नियम भी दिया, पहले सिद्धांत दिया, बाद में एक नियम दिया।
सिद्धांत को बानठाप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और नियम को बानठाप नियम के नाम से जाना जाता है। अब कब दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे वैज्ञानिक जो बानठाप थे, सबसे पहले यहाँ पे आप सिद्धांत को देखते हैं। तो वैज्ञानिक बानठाप का कहना था, अब ये बात ध्यान रखना, इनने बात किसके बारे में बताई गई इनके द्वारा, विलयन तनु होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए, तनु। तो तनु विलयनों के तनु विलयन अथवा आदर्श विलयन का जो परासरण दाब होता है, एक लाइन आपको याद रखना है, जो आपका तनु विलयन होगा, तनु विलयन अथवा जो आदर्श विलयन रहेंगे, इनका जो परासरण जो दाब होता है, ये परासरण दाब प्रयोगों के आधार पर इनने क्या निकाला, एक निष्कर्ष निकाला। अब यही निष्कर्ष आपको पढ़ना है कि जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब के बारे में इनके द्वारा कौन सी जानकारी दी गई। तो इनका कहना था कि जो तनु अथवा आदर्श विलयन होते हैं, कौन से विलयन, विलयन तनु होना चाहिए या आदर्श होना चाहिए। तनु तो आप समझ गए। आदर्श विलयन वे विलयन कहलाते हैं जो सभी सान्यताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम आप पढ़ चुके हैं कल, तो यहाँ पे आदर्श भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, वे विलयन जो सभी सान्यताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन विलयनों को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन और आदर्श विलयन कहते हैं। और तनु यानी समझ गए, जिसमें विलायक की मात्रा कैसी हो, ज़्यादा, और विलय की मात्रा कैसी हो, कम। तो ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। अब बानठाप का कहना था कि जो तनु अथवा आदर्श विलयन होते हैं, तो तनु अथवा आदर्श विलयन आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। दोनों ही प्रकार के जो विलयन रहेंगे, ये तो विलयन है तनु और आदर्श विलयन, ये विलयन किसके रूप में काम करते हैं, आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। और ध्यान दे, 11th में आपने आदर्श गैसें पढ़ी हैं, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, सभी गैसें वास्तविक गैसें होती हैं। कुछ गैसों को प्रायोगिक दृष्टि से आदर्श गैस मान लिया जाता है। तो इनका कहना था कि जो तनु और आदर्श विलयन होते हैं, ये किसकी भांति काम करते हैं, आदर्श गैसों की भांति, यानी आदर्श गैसों की तरह काम करते हैं। इतना कहने के बाद इन्होंने कहा कि आदर्श विलयनों पर जब भांति काम करेंगे, तो इनका कहना था कि आदर्श विलयनों पर वही नियम लागू होंगे जो आदर्श गैसों पर लागू होते हैं। ये इसलिए आ जाएगा क्योंकि तनु और आदर्श जो विलयन हैं, ये किसके समान काम कर रहे हैं, आदर्श गैसों के समान काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आदर्श विलयनों पर फिर वही नियम लागू होगा जो आदर्श गैसों पर लागू होता है। कहाँ पर लागू होता है, आदर्श गैसों पर लागू होता है। अतः आदर्श गैस का दाब तनु विलयनों के परासरण दाब के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जितना दाब आदर्श गैस यानी तनु विलयन और आदर्श विलयन का होगा, उतना ही परासरण दाब किसका होगा, आदर्श गैसों का होगा। ये इनका सिद्धांत है। बानठाप का कहना था, तनु विलयनों के बारे में मैंने बताया था, इन्होंने कहा था तनु विलयन अथवा आदर्श विलयन का जो परासरण दाब होता है, वो किसके बराबर होता है, आदर्श गैसों के परासरण दाब के बराबर होता है। ये बाद में निष्कर्ष निकल के आया। या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि तनु विलयन और आदर्श विलयनों पर वही नियम लागू होते हैं जो आदर्श गैसों पर लागू होते हैं। अर्थात आदर्श विलयन किसकी भांति काम करते हैं, आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करते हैं, इन पे वही नियम लागू होते हैं और परासरण दाब भी इनका कैसा होता है, समान। ये तो हो गया सिद्धांत। अब इन्हीं का हमें क्या देखना है, नियम देखना है। सिद्धांत के बाद किसका प्रतिपादन किया जाता है, नियम का प्रतिपादन किया जाता है। तो जो वैज्ञानिक बानठाप हैं, वैज्ञानिक बानठाप ने सन 1888 में क्या किया था, तनु विलयनों से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, बानठाप का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बानठाप का नियम। इनने दो बातें बताई। पहले तो इनने कहा कि जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब के विलयन की जो शानता होती है, परासरण दाब के विलयन की जो शानता होती है, देखना परासरण दाब यानी पाई, समझ चुके हैं। परासरण दाब जो होता है, ये विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता यानी क्या हो जाएगा आपका सी। विलयन का परासरण दाब सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती होता है। फिर इसके पश्चात इन्होंने कहा कि जो विलयन है, उस विलयन का जो परासरण दाब होता है, ये परम ताप यानी टी के कैसा होता है, समानुपाती होता है। इनके द्वारा दो चीज़ें बताई गई कि जो परासरण दाब होता है, ये सांद्रता के समानुपाती होता है। कब, जब टेम्परेचर स्थिर हो। टी कैसा रहेगा, यहाँ पर स्थिर रहेगा।
और फिर इनने कहा कि जो परासरण दाब होता है ये परम ताप के कैसा होता है, समानुपाती। ये कब होता है, जब C कैसा होता है, स्थिर होता है। समझ रहे इस बात को? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो बानठाप नियम को हम देखेंगे। इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक बानठाप के द्वारा सन 1888 में किया गया था। इस नियम के अनुसार जो विलयन का जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। और परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती के अलावा जो विलयन का जो परम ताप होता है, परम ताप के भी कैसा होता है, समानुपाती होता है। इसके पश्चात क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों को मिलाने पर, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर मिला दिया जाएगा। तो एक साइड आपको क्या दिया गया, पाई, और ये समानुपाती का चिन्ह, और ये क्या हो गया, CT। ये वो वाली CT नहीं है जो बजाई जाती है, ये सांद्रता और टेम्परेचर लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमें किसका चिन्ह हटाना है, समानुपाती का। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो किसी ना किसी नियतांक या स्थिरांक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो किसको लगा देंगे, कैपिटल R को लगा देंगे। पाई बराबर हो जाएगा RCT। या फिर C को जब हम व्यवस्थित करके लिखते हैं तो पाई बराबर हो जाता है CRT। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। व्यवस्थित करके बाद में इसको लिख दिया गया है। तो पाई बराबर RCT लिख सकते हैं, या फिर C को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर CRT भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। जहाँ पर आप देखेंगे इसे बानठाप का समीकरण कहा जाता है। ये को उपयोग नहीं कर सकता, नहीं, इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि गैसों से संबंधित बात चल रही है। और गैसों से संबंधित जब भी पूरे जीवन भर बात चलती है तो वहाँ पर गैस स्थिरांक का उपयोग किया जाता है। गैस स्थिरांक कैपिटल R होता है, और कैपिटल R का मान 0.0821 होता है, वो फिक्स है। माने नियतांक ये अपने पूर्वज हैं, ये जो कहे गए हैं हमें उन्हीं के अनुसार चलना है। इनने कहा है कि भैया आप समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो कैपिटल R का ही उपयोग करेंगे। तो अपन ने कैपिटल R लगाया, तो क्या बना, पाई बराबर CRT बना। जहाँ पे अपन देखेंगे जहाँ पे R एक क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा या स्थिरांक हो जाएगा। और यदि हम R के मान की बात करें तो R का मान कितना होता है, R बराबर 0.0821 होता है। ये आपको R का मान भी याद करना है। और आपको 5 पेज दिए जाएंगे तो वो आप ले लें, ताकि ये ऑब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं मान, वो आप इसकी सहायता से याद करते रहें। और पाई यानी क्या हो जाएगा, परासरण दाब। C यानी क्या हो जाएगी, विलयन की सांद्रता। और T यानी क्या हो जाएगा, परम ताप हो जाएगा। T को क्या कहेंगे, परम ताप। अब इसी में देखना, इनने आगे जा करके थोड़ी सी ही कलाकारी कर दी। इसको इनने कहा कि ये बानठाप का क्या हो गया, समीकरण। जो पाई बराबर CRT यहाँ पे अपन ने निकाला है, इसको इनने क्या कहा कि ये बानठाप का समीकरण हो गया। यहाँ पे इसी को क्या कहा जाता है, परासरण दाब का समीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि पाई बराबर निकला। और पाई को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। पाई को क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। तो इसको हम बानठाप का समीकरण भी कह सकते हैं। और साथ में यदि दूसरा नाम याद करना हो तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, परासरण दाब का समीकरण भी कह सकते हैं। ये परासरण दाब का, यदि हमसे पूछा जाता है कि परासरण दाब का समीकरण या बानठाप समीकरण क्या है, तो यहीं तक करना है। इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है, बानठाप के समीकरण से विलय का क्या करना है, हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। किसका, विलय का। आणविक द्रव्यमान के लिए किसका उपयोग करेंगे, M का। और विलय के लिए इसके साथ क्या लगा दिया जाता है, B। तो हमें अब ये सूत्र निकालना है जो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, MB के बराबर होना चाहिए। यानी विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र निकालेंगे आप किसकी सहायता से, परासरण दाब की सहायता से। तो अभी जो अपन ने नियम लिखा, सबसे पहले तो हम नियम को लिखते हैं। पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRT। पाई बराबर CRT समझ में आया। ये तो बानठाप समीकरण हो गया। अब इसी में यदि हम देखें तो जो C होती है, C यानी क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या कितने आयतन में है। विलय यानी B, N यानी मोलों की संख्या कितने आयतन में है, वही तो इसकी सांद्रता कहलाएगी। माने C बराबर क्या हो जाएगा, NB/V। C समझ रहे,
विलय के मूलों की क्या हो जाएगी, आपकी सान्यता हो जाएगी। तो जहाँ पर सी था वहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, पाई बराबर एन बी बटे में हो जाएगा भी, और ये आपका हो जाएगा आर टी का आर टी। इतना समझ में आया। अब इसके पश्चात आपको पुराने क्वेश्चन में एन बी का भी मान बताया गया है, माने विलय के मूलों की अब संख्या है कितनी। तो विलय के मूलों की संख्या हम साइड में लिखते हैं, एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बटे क्या होता है, एम बी। याद आया कुछ, राउल्ट के नियम में पढ़ा था। तो एन बी का यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा, मान रख दिया जाएगा। तो पाई बराबर एन बी का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे क्या हो जाएगा, एम बी। बोले ऊपर क्या है छत पर, आर टी, और बटे में ये क्या हो जाएगा, टी का टी। अभी तो पाई का मान निकला, तो ये भी तो फॉर्मूला यूज में आएगा। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है, किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हो, आयतन दिया हो और आणविक द्रव्यमान दिया हो, और उसमें कितने विलय पदार्थ किया गया, कितने पदार्थ को घोला गया है, ये मान दिया गया हो। हमसे पूछ लिया जाए कि परासरण दाब कितना है, आर का मान नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें आना चाहिए आर बराबर 0.0821 ये होता है। अब हमें निकालना है विलय का आणविक द्रव्यमान, तो एम बी को ले जाएंगे पाई की जगह, पाई को ले आएंगे एम बी की जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एम बी बराबर क्या बचेगा, डब्ल्यू बी बटे में क्या पहुंच जाएंगे, पाई पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे क्या है आपका, आर टी का आर टी, और बटे में क्या हो गया, भी। ये निकल आया विलय का आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला। इसकी सहायता से आपने सवाल भी सॉल्व किए हैं, याद है? नहीं हो तो देख लेना थोड़े पेज पलट के। इसके बाद अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको विलयनों के बारे में पढ़ना होता है। जब हम विलयनों को वर्गीकृत करते हैं तो अभी तक आपने विलयनों को देखा था, एक तनु विलयन, एक सान विलयन। उसके बाद हमने सान्यता के आधार पर 5 प्रकार के विलयन देखे थे, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। फिर हमने भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को वर्गीकृत किया था, 3 प्रकार के थे। अब हम यहाँ पर विलयनों को वर्गीकृत कर रहे हैं। तो जो विलयन बताए जाते हैं, 2 प्रकार के विलयन होते हैं। एक विलयन को तो हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। और दूसरा विलयन कौन सा हो जाएगा हमारा, अनादर्श विलयन हो जाएगा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन 2 प्रकार के विलयन होते हैं। अब भैया आदर्श विलयन है क्या? आदर्श विलयन माने जो राउल्ट भाई साहब जो थे, राउल्ट के नियम का पूर्णतः क्या किया जाएगा, पालन। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन बनाएंगे, वे विलयन जो सभी सान्यताओं पर, सान्यता कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पालन किसका होना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन होना चाहिए। तो वे विलयन जो सभी सान्यताओं पर क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयनों को आप क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। कौन से विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन। अब यहाँ पे आप देखेंगे आदर्श विलयन के एग्जाम्पल। आदर्श विलयन कौन से होते हैं, ये तो हमने डेफिनेशन देख ली कि वे विलयन जो क्या कहते हैं, सभी सान्यताओं पर, सान्यता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं है, सभी सान्यताओं पर, लेकिन पालन किसका होना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन होना चाहिए। ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। अब यदि आप यहाँ पे उदाहरण देखें तो उदाहरण में आपका हो जाएगा C2H5Br प्लस C2H5I, यानी क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। इनका जो सॉल्यूशन होगा ये आदर्श विलयन के भांति कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आदर्श विलयन, ये हो जाएगा आपका आदर्श विलयन का उदाहरण। देखें दोनों को एक साथ मिला के बताया गया है। हमें एथिल ब्रोमाइड में किसको मिलाना है, एथिल आयोडाइड को मिलाना है। तो दोनों का जो सॉल्यूशन कंप्लीट होगा ये आपका किसकी भांति व्यवहार करेगा, आदर्श विलयन की भांति कार्य करेगा। परिभाषा के साथ थोड़ा हम और आगे की ओर चलते हैं। इनने कहा कि किसके नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का क्या कहता है, पालन करता है। क्या कहता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। कैसे पालन करता है, राउल्ट का नियम क्या है, PA बराबर P की पावर 0A इंटू X। ये हो गया A के लिए, माने विलायक के लिए। फिर लिखेंगे PB
पी बी बराबर पी की घात 0 बी इंटू में क्या हो जाएगा एक्स बी। ये हो गया। इनने कहा कि राउट के नियम का क्या कहते हैं पालन, तो कंडीशन ये रहेगी, जो पी ए रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, पी की पावर 0 इंटू एक्स ए के। ये किसके लिए लिया गया, ए यानी विलायक और बी यानी क्या हो जाएगा विलेय। तो पी बी बराबर पी की पावर यहाँ पे 0 रहेगा और ये क्या हो जाएगा एक्स बी। इसके बाद फिर ने थोड़ा और बताया, इनका कहना था कि जो आपकी इनके बनने पर एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी यानी डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0, बराबर 0 माने एंथैल्पी जो है डेल्टा एच यानी एंथैल्पी 11th में आपने पढ़ा होगा, डेल्टा एच से हम एंथैल्पी को शो करते हैं। तो जब आदर्श विलयन बनते हैं तो जो इनकी एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। माने इनके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है, शून्य होता है, माने परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन नहीं होने के अलावा भी यदि हम देखें तो एक बिंदु और यहाँ पे हमें देखना है, ये एंथैल्पी थी, ऐसे ही इनका जो आयतन होता है डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा 0, माने एंथैल्पी में भी परिवर्तन नहीं होता है और आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता है। अब हम सीधी परिभाषा देखें, उसी से आपको अंतर भी बनाने हैं। वे विलयन जो सभी सान्यताओं पर राउट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयनों के बनने पर एंथैल्पी और आयतन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का सॉल्यूशन हो जाएगा। 5 बिंदु बन जाएंगे ना, परिभाषा फिर एंथैल्पी फिर आयतन और फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल हो जाएगा, 5 बिंदु बन जाएंगे। एक में अपन ये लिख देंगे पहली वाली कंडीशन, एक में अंतर में जब आप लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे वाला जो विलयन आपका दिया गया है, दूसरे विलयन को हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन। यहाँ पर ये नाराज हो गया, वे विलयन जो सभी सान्यताओं पर राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं, बिल्कुल विपरीत लिखना है उसका यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो राउट का जो नियम था, ये वाले जो विलयन होते हैं राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। कभी कभी इनके बनने पर, कभी कभी नहीं हमेशा ही इनके बनने पर जो एंथैल्पी होती है और जो आयतन होता है, एंथैल्पी और आयतन दोनों में ही क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वहाँ पर दोनों में परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन जब अनादर्श विलयन बनते हैं तो इनके बनने पर जो एंथैल्पी होती है और जो आयतन होता है दोनों में ही क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और एग्जाम्पल यदि आप इसका लिखेंगे तो उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल और नॉर्मल हेप्टेन का विलयन हो जाएगा, या फिर एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ मिला देंगे। एसीटोन यानी क्या हो जाएगा आपका, एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO इसको क्या कहते हैं, एसीटोन, प्लस क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। ऊंचाई नहीं हुई सूत्रों की बहुत नहीं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्यूशन होगा ये किसके रूप में काम करता है, अनादर्श विलयन के रूप में काम करता है। तो ये आपकी ये कंडीशन हो जाएगी अनादर्श विलयन की। इसमें भी यदि आप राउट के नियम के लिए यदि आप लिखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, PA बराबर नहीं है B की पावर 0AXA। और जो एंथैल्पी में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और आयतन में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे एंथैल्पी के लिए डेल्टा H बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा 0। वहाँ पे बराबर था, यहाँ पे आप लिखेंगे डेल्टा H बराबर नहीं है 0, H के साथ क्या लगा होगा, मिक्सिंग। और ऐसे ही आयतन के लिए भी डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर नहीं है 0, माने वहाँ पे परिवर्तन नहीं हो रहा था इसलिए वो बराबर रहेंगे। परिवर्तन नहीं हो रहा था तो बराबर रहेंगे, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है तो बराबर नहीं रहेंगे। परिवर्तन होता रहेगा ना तो बराबर कैसे होगा।
तो फिर उसी को आप यहाँ पे अपोजिट में लिख देंगे। और जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे CH3COCH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, CHCl3, ये किसका हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा। अनादर्श विलयन हो गया। अब आगे जा कर के इन अनादर्श विलयनों को भी क्या कह दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। अब बताया गया कि जो अनादर्श विलयन होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो विलयन होता है इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन वाले विलयन, धनात्मक विचलन वाले विलयन। और जो दूसरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या हो गया, धनात्मक विचलन वाले विलयन, और एक क्या हो गया, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। अब इनकी भी हमें डेफिनेशन देखनी है। ये धनात्मक विचलन वाला विलयन क्या है, धनात्मक विचलन वाला विलयन क्या है। धनात्मक से तो एक चीज समझ में आ रही होगी, धनात्मक माने वृद्धि होगी किसी चीज में, और ऋणात्मक माने उसी चीज में क्या होगी, कमी। एक ही तो शब्द बदलेगा दोनों की परिभाषा में, तो परिभाषा बन जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे धनात्मक विचलन वाले विलयन, तो वे विलयन जिनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित कुल वाष्प दाब से कैसा होता है, अधिक होता है। वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होता है, माने विलयन का वाष्प दाब और फिर राउल्ट के नियम के द्वारा जो विलयन निकाले गए उनके वाष्प दाब से कैसा हो गया, अधिक हो गया। अधिक हो गया तो उनको हम क्या कहने लगे, धनात्मक विचलन वाले विलयन। क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन वाले विलयन कहेंगे। और यदि अधिक की जगह क्या कह दिया जाए, कम होता है। वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित विलयनों के वाष्प दाब से कम होता है। कम होता है माने ऐसे विलयनों को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहा जाता है। कौन से विलयन कहा जाता है, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहा जाता है। अब पहले हम देखेंगे धनात्मक विचलन वाले विलयन का एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे जो विलयन दिया गया है, कौन सा दिया गया है, धनात्मक विचलन वाला विलयन दिया गया है। अब यहाँ पे हमें देखना है धनात्मक विचलन वाले विलयन का उदाहरण कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो एसीटोन होता है यानी CH3CO, होता है। इसमें जब कौन सी गैस मिला दी जाती है, CO2 गैस मिला दी जाती है, तो किसके रूप में काम करती है, धनात्मक विचलन वाले विलयन के रूप में। किसके रूप में, धनात्मक विचलन वाले विलयन के रूप में काम करती है। या फिर CH3COCH3, इसमें किसको मिला दिया जाता है, C6H6, यानी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, बेंजीन का हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक धनात्मक विचलन वाले विलयन के रूप में क्या कहता है, काम करता है। अब इसकी कुछ विशेषताओं को यदि आप देखते हैं यहाँ पर, तो जो धनात्मक विचलन होता है, धनात्मक विचलन वाले विलयनों की यदि हम विशेषताएं देखें तो एक संगठन देखते हैं। राउल्ट के नियम में जो आदर्श और अनादर्श में देखा था उसी को देखेंगे। Pa बड़ा है, अधिक पूछा गया ना, तो बड़ा है। P की पावर 0A इंटू XA, ये ब्लैक के लिए हो गया। अब ब्लैक के लिए लिखेंगे PB बड़ा है P की पावर 0B इंटू XB, ये किसके लिए हो गया, ब्लैक के लिए। ये धनात्मक विचलन वाले विलयन के लिए लिखा गया। इस कारण Pa यानी विलयन का वाष्प दाब। जब सवाल सॉल्व कराए गए थे, जब 2 मान आपको बताए गए थे, एक Pa और एक P की पावर 0A। Pa यानी विलयन का वाष्प दाब और P की पावर 0A यानी विलायक का वाष्प दाब। तो देखना यहाँ पे कहा गया कि वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित कुल मानों के वाष्प दाब से अधिक होता है। विलयन का अधिक होता है तो Pa का अधिक हो गया, इसी ओर तो खुला है। तो यह आपका पहला बिंदु हो जाएगा। और दूसरे बिंदु के रूप में यदि आप लिखेंगे तो अधिक होने के कारण यहाँ पर डेल्टा H मिक्सिंग बराबर +VE, ये उसका क्या लिया गया है, आयतन लिया गया है। कैसा हो रहा है, अधिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका मान कैसा होगा, धनात्मक होगा।
मात्रा ली गई है एंथैल्पी की, वो वाला आयतन नहीं है केवल जिसको हम आयतन कहते हैं, ये तो एंथैल्पी की मात्रा है, कितनी होती है, बोले अधिक होती है, तो प्लस का चिन्ह हो गया। अब फिर आयतन के लिए लिखेंगे तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा भी मैक्सिमम बराबर प्लस में क्या हो जाएगा वी ई, यानी आयतन का मान भी कैसा रहेगा, अधिक होगा। अब यहाँ पर एक बात समझने के लिए मिलेगी, विलय तथा विलायक की अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं समझ रहे हैं, जैसे अपन जमीन पर चलते हैं, ये जमीन हो गई और ये अपने पैर हो गए, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं इन क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाएं कहते हैं, अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है, एक तो किसको लेके चलेंगे आप यहाँ पर विलय को, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर विलायक हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो विलय और विलायक की जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, वो विलय विलय और विलायक विलायक की अन्योन्य क्रियाओं से दुर्बल होती हैं। विलय और विलायक की अन्योन्य क्रियाएं, विलय विलय और विलायक विलायक की अन्योन्य क्रियाओं से दुर्बल होती हैं। माने प्रबल किसकी हो गई, विलय विलय और विलायक विलायक की अन्योन्य क्रिया कैसी होगी, प्रबल, और विलय और विलायक की अन्योन्य क्रिया कैसी मानी जाएगी, दुर्बल। तो उसको आप दो प्रकार में से किसी में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ लिखेंगे। तो जो आपके धनात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं, ऐसे विलयनों में जो विलय और विलायक की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो विलय विलय और विलायक विलायक की अन्योन्य क्रियाओं से दुर्बल होती हैं। कैसी होती हैं, दुर्बल होती हैं। इसके पश्चात आप इसमें एक बिंदु और देखेंगे, तो पांचवा जो आपका बिंदु यहाँ पे बनेगा, पांचवें बिंदु में हमें देखना है, ऐसे विलयनों के लिए एक निश्चित ताप पर ऐसा माध्यमिक संघटन प्राप्त होता है जिसका बाष्प दाब, माने ऐसे विलयनों के लिए एक ऐसा माध्यमिक निश्चित संघटन प्राप्त हुआ जिस विलयन का हमने बाष्प दाब देखा। तो जो बाष्प दाब होता है, बाष्प दाब का मान कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। पहले ही देख रहे थे परिभाषा में, बाष्प दाब का मान कैसा होता है, अधिकतम, माने परिभाषा से ही सभी बिंदु बन रहे हैं। तो बाष्प दाब का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है, और जो क्वथनांक रहेगा, क्वथनांक कैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्वथनांक कैसा हो जाएगा, न्यूनतम। तो यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे हमने देखा कि जो बाष्प दाब का जो मान होता है, ये बाष्प दाब का मान हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, अधिक प्राप्त हो रहा है। बाष्प दाब का मान कैसा हो जाएगा, अधिक। और वहीं यदि आप देखें तो जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक कैसा प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। जब बाष्प दाब के मान में क्या होती है, वृद्धि, मान बाष्प दाब अधिक होता है और क्वथनांक कैसा होता है, कम, तो फिर यहाँ से एक बिंदु बनता है। ऐसे विलयनों को क्या कहा जाता है, फिर ऐसे विलयन आपके कहलाते हैं निम्न क्वथन वाले। निम्न क्वथन वाले, देखना क्वथनांक कम हो गया, क्वथनांक कैसा हो गया, कम, इसी कारण इनको निम्न क्वथन वाले एजियोट्रॉफ कहा जाता है। एजियोट्रॉफ यानी क्या कहलाता है आपका, स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन कहलाता है। तो ऐसे विलयनों को क्या कहा जाता है, निम्न क्वथन वाले एजियोट्रॉफ कहा जाता है। तो आपने पहला विलयन देखा धनात्मक विचलन वाला विलयन। इसके बाद जो आपका जो दूसरा विलयन दिया गया, दूसरे विलयन का नाम क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में यदि हम देखें तो वे विलयन जिनका बाष्प दाब, माने अभी विलयन के बाष्प दाब की बात कर रहे हैं, वे विलयन जिनका बाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित, माने उनके द्वारा जो निकाला गया है, राउल्ट के नियम के द्वारा परिकलित मानों के बाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट के नियम के द्वारा जो परिकलित मान थे उनके द्वारा जो बाष्प दाब निकाला गया उससे कैसा होता है, कम। तो ऐसे विलयन ही हमारे ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहलाते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहलाते हैं। जैसे यदि आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका HNO3, इसके साथ में हम मिक्स कर देंगे H2 यानी वाटर को ऐड कर देंगे, तो ये आपका ऋणात्मक विचलन वाला विलयन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा एसिड लेंगे आप, यहाँ पे HCl, इसके साथ भी आप H2 को मिक्स कर देंगे, तो ये आपका एग्जाम्पल किसका बन जाएगा, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन का बन जाएगा। अब यहाँ पर मान कैसा होता है, कम।
तो जो कंडीशन आपकी यहाँ पे बनेगी, सबसे पहली स्थिति बनेगी पी ए लेस देन, छोटा है, p की पावर 0a x a, और ये ब्लैक के लिए हो गया, ब्लैक के लिए लिखेंगे पी बी छोटा है, छोटा है ना अभी ये क्या हो जाएगा P0b इंटू एक्स बी, कम हो रहा है ना मान, ऋणात्मक है तो विलयन का मान कैसा रहेगा, कम, तो यहाँ पर ये छोटा है वाला चिन्ह लगाएंगे। और धनात्मक में कैसा हो रहा था, बाष्प दाब अधिक, तो फिर वहाँ पे बड़े है यानी बड़ा है का चिन्ह, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा था। इसके पश्चात यदि आप लगाएं, अगला बिंदु यहाँ पे बनाएंगे तो वो हमें लिखना है डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी ये किसके लिए लिखा गया है, ये लिखा है आपका एंथैल्पी के लिए। मान कम होता है, माने क्या हो जाएगा, ऋणात्मक VE, ये आपका कैसा माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। और ऐसे ही यदि हम आयतन के लिए लिखेंगे तो डेल्टा V मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस VE। सेम कंडीशन है, वहाँ पर मान अधिक होने के कारण प्लस के चिन्ह का उपयोग किया गया था, यहाँ पर मान कम होने के कारण यहाँ पर किसके चिन्ह का उपयोग किया गया है, माइनस के चिन्ह का उपयोग किया गया है। अब ये प्लस माइनस क्या है, प्लस का चिन्ह यदि इसके लिए बात की जाए, माने डेल्टा एच बराबर माइनस VE की बात की जाए, तो विलयन के बनने पर जो विक्रम होता है उसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और धनात्मक वाले में उनके बनने पर विलयन में ऊष्मा का अवशोषण होता है। माने उत्सर्जन और अवशोषण के बारे में बात चल रही थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो अगला बिंदु था विलय और विलायक वाला, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन विलयनों के लिए विलय और विलायक किसको लिया गया है, विलय और विलायक को लिया गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे विलयन, यानी विलय और विलायक की जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो विलय और विलायक के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से प्रबल होती हैं। वो कैसी हो रही थी, दुर्बल, और ये कैसी होती हैं, प्रबल। उसमें दुर्बल इसलिए था क्योंकि वहाँ पे बाष्प दाब का मान अधिक था विलयन का, और यहाँ पे दाब का मान कैसा हो गया, कम होने के कारण ही विलय और विलायक की जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं ये विलय और विलायक के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से प्रबल होती हैं। माने सीधा हम कहें तो एक ही लाइन में निपटा देंगे इसको, विलय और विलायक के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं कैसी होती हैं, प्रबल। अब लगेगा विलय विलायक की अन्योन्य क्रियाएं दुर्बल होती हैं। दो प्रकार से उस चीज़ को लिख सकते थे। इसके पश्चात यदि देखा जाए तो ऐसे विलयनों के लिए एक निश्चित ताप पर ऐसा संघटक माध्यम प्राप्त होता है। हमारे ऐसे विलयनों के लिए जो टेम्परेचर यदि हम लें, टेम्परेचर का मान कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। निश्चित ताप पर ऐसा माध्यमिक संघटन प्राप्त होता है जिनका बाष्प दाब, माने विलयन के बाष्प दाब की बात कर रहे हैं, तो जिनका बाष्प दाब इनका कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। पिछले में कैसा था, अधिकतम था, इनका बाष्प दाब कैसा होता है, न्यूनतम। जब बाष्प दाब न्यूनतम होगा तो जो क्वथनांक है ये क्वथनांक कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और क्वथनांक अधिकतम होने के कारण ऐसे विलयनों को उच्च क्वथन वाले एजियोट्रॉफ, उच्च अधिक है ना, क्या है, क्वथनांक है, यानी क्वथन हो गया, उबलने की क्रिया हो गई, तो ऐसे विलयनों को हम उच्च क्वथन वाले एजियोट्रॉफ या स्थिरक्वाथी मिश्रण या विलयन कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है यहाँ पर आदर्श और अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयनों में भी आपने देखा यहाँ पर कितने प्रकार के विलयन थे आपके, दो प्रकार के, एक धनात्मक विचलन वाला विलयन था और एक ऋणात्मक विचलन वाला विलयन था। इसके पश्चात अब हमें देखनी है कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं। सबसे पहले यहाँ पे आप परिभाषा किसकी देखेंगे, प्रतिशतता यानी परसेंटेज की परिभाषा। प्रतिशतता क्या है, प्रतिशतता की यहाँ पे यदि हम परिभाषा देखेंगे तो जब विलयन के 100 भागों में एक क्या किया है, विलयन तैयार किया है, और इस विलयन के भी हमें कितने भाग देखने हैं, 100 भाग देखने हैं। कितने भाग देखने हैं, 100 भाग। तो जब किसी विलयन के 100 भागों में विलय की मात्रा प्रदर्शित की जाती है, भैया विलयन है
तो विलयन में क्या रहेगा? विलय रहेगा और विलायक भी रहेगा, क्योंकि विलय और विलायक दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। अब परसेंटेज यानी प्रतिशतता कहती है कि जब विलयन के 100 भागों में विलय की मात्रा प्रदर्शित की जाती है। किसकी मात्रा प्रदर्शित की जाती है? विलय की मात्रा प्रदर्शित की जाती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। अब फिर प्रतिशतता नाराज हो गई, अब कहने लगी प्रतिशतता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो जो प्रतिशतता होती है ये आपकी होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, और दूसरी जो प्रतिशतता होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा विलयन के 100 भागों में हम विलय की मात्रा को जब प्रदर्शित कर रहे थे तो उसको हम क्या कह रहे थे? प्रतिशतता। प्रतिशतता हमारी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। फॉर्मूले की सहायता से यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, केवल द्रव्यमान नहीं लिखा है, परसेंटेज भी है, ये लो हो गई परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान और बटे में क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। भैया विलयन में देखना है विलय की मात्रा, तो विलयन का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। और कितने भागों में देखना है? 100 भागों में, माने गुणा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखो पूरा फॉर्मूला, दर्शन हुए? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। मान ये किसका फॉर्मूला हो गया? द्रव्यमान प्रतिशतता का हो गया। ऐसे ही आयतन प्रतिशतता का यदि आप फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन, द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे? आयतन लिखेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा? विलयन का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ये भैया आ बनो मांगाई दिखा रहा हूँ, और इनटू में कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्रकार से आपने यहाँ पर देखा, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। यदि कहीं पे हमें मान दिए जाते हैं तो हम उन मानों को इस फॉर्मूले में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, कर सकते हैं, नहीं करके देख ही ले। क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि 10% NaOH, इनने कहा कि 10% किसको ले लें? NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH के 200 ग्राम, NaOH के 200 ग्राम माने NaOH घुलेगा। इसकी कितनी मात्रा ली गई है? 200 ग्राम ली गई है। 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा कितनी होगी? 200 ग्राम विलयन है। अब उस विलयन में हमें ये मालूम करना है कि विलयन की मात्रा, माने जो NaOH घोला गया है उस NaOH को कितनी मात्रा में घोला गया है, और परसेंटेज कितनी दी गई है? 10। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, परसेंटेज तो आगे ही लिखी थी, 10 बराबर ऊपर क्या लिखना है? विलय। विलय की मात्रा तो हमें निकाल ली है, तो ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं? NaOH बटे कितने ग्राम विलयन में? 200 ग्राम में, तो यहाँ पे लिख दो 200, और इनटू में क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक है भैया, इसका क्या कह दो? पक्षांतर कितने हो गए? 200 हो गए। कितने हो गए? 2000। ऐसे 200 को गुणा के देख में हो जाए 10 में, तो 2000 हो जाएंगे। और बराबर में क्या है आपका? ये NaOH इंटू में है 100 को लेता होता है। जे आ गए, जे आ गए, जे लड़ पड़े 2 जीरो से 2 जीरो, कितने बचे? 20, माने NaOH बराबर कितना निकल आया? 20 ग्राम। कितनी मात्रा घोली गई? 20 ग्राम घोली गई। घोल जान दो, आगे चले चलो। अगली डेफिनेशन यहाँ पर हमारी किसकी रहेगी? शक्ति। ये शक्ति वो नहीं है भैया सुपर डांसर वाली शक्ति। शक्ति में यदि हम देखेंगे तो किसी विलयन के 1 लीटर में, यहाँ पे ध्यान दें एक शब्द बदलेगा। विलयन लिया गया है, विलयन में भी हमने क्या देखा? 1 लीटर। किसी विलयन के
1 लीटर में कोई विलयन है, उस विलयन का कितना भाग लिया गया है? 1 लीटर। विलयन 1 लीटर नहीं है, समझ रहे? विलयन में बहुत है, बिलाद मुलक के रहो, उसका भी कितना लेना है? 1 लीटर वाला भाग लेना है। तो 1 लीटर में विलय की जितनी मात्रा घुली होती है, किसकी मात्रा? विलय की जितनी भी मात्रा को हम क्या कहते हैं? घोल लेते हैं, या जितनी मात्रा घुली रहती है उसे उस विलयन की क्या कहते हैं? शक्ति। केवल एक शब्द के परिवर्तित होने से परिभाषा चेंज होगी। यहाँ पर 7-8 हेडिंगें जो आपकी बनती हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कोई अपने पास विलयन दिया गया है, उस विलयन का भी हमने 1 लीटर वाला भाग देखा। विलयन के 1 लीटर में विलय की जितनी मात्रा घुली होती है उससे उस विलयन की क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे शक्ति का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शक्ति बराबर किसकी मात्रा को बोलना है? विलय पदार्थ की मात्रा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलय की क्या हो जाएगी? मात्रा, और बटे किस में ले रहे हैं? ये विलयन में। विलयन की क्या हो जाएगी? मात्रा। कितने में? 1 लीटर में। लीटर को किस में बदल के लिख देंगे? मिली लीटर में। यानी यहाँ पे कितने का गणा हो जाएगा? 1000 का। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? हमारा शक्ति का। माने किसी विलयन के 1 लीटर में विलय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे उस विलयन की शक्ति कहा जाता है। शक्ति बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू में क्या हो जाएगा? 1000। मान के चलिए अपन को शक्ति ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं NaCl। नमक को लेके चलो, नहीं तो नाराज हो जाएगा। NaCl यदि यहाँ पर देखा जाए NaCl के 250 ml में विलयन है, 250 ml में विलयन में, माने ये विलयन है NaCl का, 250 ml विलयन में 5 ग्राम घुला है। 5 ग्राम घुला है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? 5 ग्राम घुला ना, शक्ति बराबर कितने घुला है? 5 लिख दो, बटे विलयन की मात्रा कितनी है? 250 और गुणे 1000 से 1000 कितने हो जाएंगे? 1000। काटा पीटी करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 6 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 100 का गुणा इसमें कर दो, हो गया 500, बटे में क्या हो गया? 25। 25 का क्या कर देंगे? इसमें भाग दे दो, मन ही मन में भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 20। यानी जो विलयन था उस विलयन की शक्ति कितनी निकल आई? 20 निकल आई। और शक्ति की वो इकाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम विलय मिलाया गया है, इस कारण यहाँ पे जो यूनिट रहेगी वो क्या हो जाएगी? ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्राम प्रति लीटर। अगली परिभाषा देखेंगे यहाँ पर आप मोलरता की। देखना मोलरता, और अगले में देखेंगे मोलरता। एक शब्द का अंतर रहेगा दोनों परिभाषाओं में। मोलरता का कहना है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, ये कितने में? 1 लीटर में कोई विलयन रहेगा, किसी विलयन के 1 लीटर में विलय की जितनी मात्रा घुली होती है, किसकी मात्रा? विलय की जितनी मात्रा घुली होती है, या फिर विलय मोलों की संख्या। बात तो वही हुई, विलय मोलों की संख्या। किसी विलयन के 1 लीटर में विलय मोलों की जो संख्या होती है उस संख्या को ही आप क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। विलयन रहेगा लेकिन कितना? 1 लीटर। किसी विलयन के 1 लीटर में विलय मोलों की संख्या, कितने मोल उसमें विलय हो रहे हैं उनकी क्या लेंगे आप? संख्या। विलय मोलों की संख्या को ही मोलरता कहा जाता है। मोलरता को कैपिटल M से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी इकाई यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर हो जाएगी। मोल किसके लिए? मोलों के लिए, और प्रति लीटर माने 1 लीटर, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर। और इसके साथ यदि आप देखें तो ताप वृद्धि से मोलरता जो होती है ये प्रभावित होती है। माने जैसे ही तापमान में हम क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं, तो जो मोलरता का जो मान होता है उसमें भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। यानी ताप वृद्धि से
विलयन की जो मोलरता होती है ये कैसी होती है, प्रभावित होती है। और इसमें आयतन की प्रधानता होती है। आयतन की प्रधानता इसलिए होती है क्योंकि एक लीटर की बात चल रही थी, लीटर यानी आयतन। तो मोलरता में किसकी प्रधानता होती है, आयतन की प्रधानता होती है। इसके पश्चात हम दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, मोलरता। ऐसे ही लिखना है भैया, मोलरता नहीं लिख देना, गाना गावे भाई। मोलरता यानी क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे कह रहे थे मोलरता में कि किसी विलयन के 1 लीटर में, यहाँ 1 लीटर नहीं है, यहाँ पर 1 लीटर की जगह आपका 1000 ग्राम विलायक में हो गया। 1000 ग्राम विलायक में 1 लीटर की जगह क्या हो गया, 1000 विलायक में। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, माने विलयन है, उस विलयन में जो विलायक का जो भाग है वो कितना लिया गया है, 1000 ग्राम लिया है। अब किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में हमें किसकी संख्या देखनी है, विलय के मोलों की संख्या। उसमें भी हम किसकी संख्या देख रहे थे, विलय के मोलों की संख्या। इसमें भी क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। तो किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और ताप वृद्धि से मोलरता प्रभावित नहीं होती है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब आप ताप को बढ़ाते हैं तो मोलरता में। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे कहते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि यहाँ पर ग्राम आ गया, इस कारण इसमें किसकी प्रधानता होती है, द्रव्यमान की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, द्रव्यमान की प्रधानता होती है। 5-5 बिंदु बताए गए हैं। इसकी जो इकाई होगी ये क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की बात चल रही है, और द्रव्यमान की बात चलने के कारण इसकी इकाई को हम क्या लिखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। ये हो जाएगी आपकी मोलरता की यूनिट। 5-5 बिंदु बन गए। ये 5-5 बिंदु आप अंतर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आगे चलो, आगे जैसे ही गए तो आगे परिभाषा मिलेगी हमें नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी विलयन के, देखना बात वही चलेगी। यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, कोई विलयन लेंगे तो हम सीधा कहेंगे किसी विलयन के 1 लीटर में, माने विलयन लिया गया है और उस विलयन का कितना भाग लिया गया है, 1 लीटर लिया गया है। 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एक ही शब्द सीखना है, किसकी संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये पढ़ने के लिए मिलेगा अगले चैप्टर में, तीसरे में। ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है, उस ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता या नॉर्मलिटी कहते हैं। इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित कहते हैं। किससे प्रदर्शित कहते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित कहते हैं। परिभाषा समझ में आई। हमने क्या किया, कोई विलयन लिया और उस विलयन का कितना भाग लिया, 1 लीटर वाला भाग लिया। अब उस विलयन के 1 लीटर वाले भाग में देखा कि ग्राम तुल्यांक की, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या जो होती है, ग्राम तुल्यांक की भागों की जो संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि लीटर लिया गया है और यहाँ पे ग्राम तुल्यांकी है, तो इसकी जो इकाई होगी ये क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति तुल्यांक। यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति तुल्यांक हो जाएगी। और सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही माने मार रख के काटा पीटी करनी है उसमें। अगली परिभाषा आप देखेंगे, अगली डेफिनेशन यहाँ पे किसकी हो जाएगी, फॉर्मलता यानी फॉर्मलिटी। ये फॉर्मलिटी वो वाली नहीं है जो आप लोग पढ़ाई के साथ कहते हैं, ये फॉर्मलिटी विलयन वाली है। इसमें भी हमें क्या करना है, कोई विलयन लेना है, बड़े प्यार से लिखेंगे किसी विलयन के कितने भाग में, 1 लीटर में। किसी विलयन के 1 लीटर में, अब एक शब्द सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, उसमें था ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसमें क्या हो जाएगा, सूत्र द्रव्यमानों की जो संख्या होती है
सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को ही उस विलयन की क्या कहा जाता है, फॉर्मलता या फॉर्मलिटी कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। किससे कहते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई आपकी मोल प्रति लीटर होगी। किस क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी अगली डेफिनेशन, फॉर्मेलिटी की परिभाषा। इसके पश्चात हमें एक परिभाषा और देखनी है। दो प्रकार से डेफिनेशन देखेंगे आप। एक परिभाषा हमारी बची हुई है मोल प्रभाज की, और एक परिभाषा बची हुई हमारी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पहले हम देखते हैं किसको, मोल प्रभाज को। पहली परिभाषा आपकी किसकी हो जाएगी, मोल प्रभाज की हो जाएगी। अब सबसे पहले आप समझेंगे मोल प्रभाज को। किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या, ऊपर देखना कोई विलयन रहेगा, उस विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या बटे, बटे में क्या आएगा, विलयन, विलयन आएगा। बटे में क्या आएगा, विलयन। या फिर लिख सकते हैं विलय और विलायक के मोलों की संख्या। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, विलयन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसी विलयन, माने विलयन की तो बात कर रहे हैं, किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या। कुल मोल किसके हो जाएंगे, विलयन के हो जाएंगे। कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। कोई विलयन रहेगा, उस विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या देखेंगे, और फिर कुल विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे विलायक के लिए और विलय के लिए दो चीज़ें आप देखना है। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का किसका, विलायक का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को आकाश किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं, घड़ी से। फिर मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करेंगे, किसके लिए, क्या लगा देंगे इसके साथ, a। तो विलायक का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, XA। और यदि विलय के मोल प्रभाज को पूछा जाए तो विलय का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, XB हो जाएगा। अब यदि विलायक का मोल प्रभाज, ये तो मोल हो गए कि मोल प्रभाज का मान हो गया कि इससे अपन इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि हम विलायक का मोल प्रभाज यदि निकालें तो फॉर्मूला इसका बनेगा XA का जो बनेगा विलायक के लिए है, तो यहाँ पे होगा NA बटे NA प्लस NB। समझ में आया। विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल माने विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या। ऐसे यदि XB का मान निकालें, XB का मान माने विलय का मोल प्रभाज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NB। NB माने विलय के मोलों की संख्या बटे में क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या, यानी NA प्लस में NB। ये क्या हो गया अपना मोल प्रभाज। अब क्या बचा, अब बचा ppm। ppm किसकी परिभाषा देखेंगे, यहाँ पर ppm की परिभाषा देखेंगे। ppm का पूरा नाम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन माने 10 की पावर 6, मिलियन माने 10 की पावर 6, यही होता है ना। मिलियन को अपन क्या कहेंगे, 10 की पावर 6। माने इसको हम सीधा कह सकते हैं, किसी विलयन के 10 लाख भागों में कोई विलयन लिया अपन ने, उस विलयन के कितने भाग लिए, 10 लाख। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, तो यहाँ पे मिलियन हो गया 10 की पावर 6। किसी विलयन के 10 लाख भागों में विलय की मात्रा जो उपस्थित होती है, किसकी मात्रा, विलय की मात्रा। विलयन कब बनेगा, जब विलायक में विलय डाला जाएगा। तो किसी विलयन के 10 लाख भागों में विलय की जो मात्रा होती है, उसे किस में व्यक्त किया जाता है, ppm में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है, ppm में व्यक्त किया जाता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन। इसके पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे इसका फॉर्मूला, यानी ppm का फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन का।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे ppms सांद्रता, ppms सांद्रता बराबर, ppms सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हम किसको लेके चलते हैं, विलय का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और बटे में क्या हो जाएगा, विलयन का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। किसका द्रव्यमान हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। गुणे कितने भागों में, 10 लाख भागों में, यानी 10 की पावर 6। ये हो गया अपना ppms सांद्रता। यदि व्यक्त करनी हो तो उसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6। समझ में आ गया। ऐसे ही आप मान निकाल लेंगे। इसका हम एक सवाल आपको बता देंगे, थोड़ा सा आप सवाल देख लें। 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम किसकी मात्रा ली गई है, यहाँ पर विलयन की ली गई। 100 ग्राम विलयन में 1000 ले लो, लीटर में लेंगे तो 1000 ले लो, लीटर में भी नहीं लेना। 1000 ग्राम विलयन में 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में बदल देंगे तो आएगा 100 बटे 1000 ग्राम। समझ रहे, जा चीज़ें कहीं लिखी, ये क्वेश्चन में लिखेंगे 100 मिलीग्राम, माने समझता है, इसको ग्राम में बदल देंगे तो 1000 का क्या कर देंगे, भाग, मिली के लिए 1000, ठीक है, मिली के लिए 1000। तो ये आपका हो गया, कोई विलयन दिया गया है 1000 ग्राम विलयन के 100 मिलीग्राम विलयन में यदि देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट घुला हो तो विलयन की ppms सांद्रता को व्यक्त कीजिए। कुछ भी घुला हो, कोई भी पदार्थ घुला हो तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना है। अब ध्यान दें, फॉर्मूला ppms सांद्रता बराबर कितना घुला है वो ऊपर लिखेंगे। 100 मिलीग्राम घुला था, 100 मिलीग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, तो ये हो गया बटे में। नीचे में क्या लिखना था, विलयन का, कितने विलयन में ले रहे थे, 1000 में, और गुणा में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6। ये छत से उतर के आ गए नीचे, आ जाओ भैया, आ गए नीचे। ऊपर क्या बचेगा, 100 बटे में 1000 तो ये थे ही, और 1000 जी और हो गए, माने 10 की पावर कितने हो गए, 6, और छत पे भी कितने हैं, 10 की पावर 6। ये छत पे से नीचे से लड़ पड़े, कितना बचा अपना, ppm बराबर 100। ये आपका हो गया ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। इसी को आप